श्री पंकज भट्ट जी, श्री प्रेमलाल टमटा जी, श्रीमती सुनीता बर्तवाल जी, श्री लक्ष्मण सिंह बर्तवाल जी, अर्जुन नेगी जी और गंभीर सिंह बिष्ट जी, अमित जी, प्रदीप जी, राम प्रकाश जी, चौथा से आए हुए मोहित नेगी जी, अखिलेश नेगी जी, सौरभ जी, सूरज जी, शुभम जी एवं हमारे सभी नेतागण जो बड़ी संख्या में आए, सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज की इस चोपता की इस विधानसभा के इस उपचुनाव की सभा में दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, सभी हमारे युवा साथी जिनका जोश देखते ही बन रहा है, बीच बीच में जब नारे लगा रहे हो और थोड़ी सी ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी हम सबको अपने नारों से, अपने जोश से गर्मी का एहसास कराने वाले मेरे सभी, हमारे दिल के बहुत करीब मेरे सभी युवा भाई उपस्थित। जिंदाबाद, जिंदाबाद। केदारनाथ की विधायक कैसी हो, कैसी हो। जय भाजपा, जय श्री राम, जय श्री राम। युवाओं ने भर दी हामी, पुष्कर धामी। यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं और चोपता की इस जनसभा में दूर दूर बटिया भाई बहनियों, दीदी, भूलियों और नौनियालों समेत सभी तक सेवा सोनी स्वीकार हो। बाबा केदार की इस पवित्र धरती में आड़ो सौभाग्य आप सबकी कृपा से मिलन लगियो। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में केदारनाथ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नोटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आशा जी को आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है क्योंकि मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने इनको शुरुआती दिनों से देखा है, 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूं कि कैसी कैसी बातें यहां पर हो रही हैं। इनके मन में कभी कोई दुराव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी, किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उन्होंने ये बात केवल सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, वास्तविक रूप में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए एक संकल्प के साथ कहा था, जिसका असर आज पूरे चाहे केदार धाम हो या पूरी केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे केदारनाथ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी और रोडों को जोड़ना हो, पेयजल हो,
इन सभी क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकास की गति को पकड़ रही है। चार धाम सड़क परियोजनाओं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनेक नगरों को हेली सेवा उपलब्ध करानी हो, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आज आवागमन को सरल बनाने के लिए, आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी लगातार हमारे राज्य की चिंता करते हैं। उनका यहां से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब किसी बड़े मंच पर वो हो, दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो, वो हमारे उत्तराखंड का नाम न लेते हो, बाबा केदार का स्मरण न करते हो। वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी, उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं, बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं। और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपटा पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए, अनेक कठोर निर्णय लिए। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है। और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून करना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हमने यह भी कहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण चमोली जनपद में हमने एक बड़ी बैठक करी और हमने कहा सारे अनुभवी लोगों को बुलाकर, जिन्होंने हमारे समाज के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ एक मंथन बैठक करी और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे। भाई एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हर प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप सोचिए, एक बार क्या होता था 2014 में जब आपदा आ गई थी तो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या
40,000 तक रह गई थी। उससे पहले के समय में 2 लाख 3 लाख लोग आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के केदार धाम में आने के बाद, ध्यान गुफा में रहने के बाद पूरे देश दुनिया का फिर से केंद्र बाबा केदार का स्थान बना और ये संख्या 2023 में 20 लाख से ऊपर चली गई। और मैं इस साल की भी बात करूं तो इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई है। आपको पता है कितनी भयंकर आपदा थी। 29 स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था। भूस्खलन के कारण से पुल हमारे बह गए थे, उसको त्वरित रूप से बनवाए गए, लेकिन 56 दिन यात्रा में विलंब हुआ। 15 दिन यात्रा देरी से शुरू हुई। वो तो चल हमारे जो उसका तो नक्षत्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। 15 दिन इस बार देर से यात्रा हुई। सब मिलाकर 56 दिन की कम यात्रा होने के बाद भी 16.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जो एक बड़ा आंकड़ा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पहले 40,000 की यात्रा चली गई थी। इनके समय में यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई थी। भाइयों बहनों, क्या कोई प्रधानमंत्री यहां ऐसा है, इनकी पार्टी का इतने साल तक, 60 सालों तक इनको शासन करने का अवसर मिला, सरकार में रहने का अवसर मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी यहां आए? कभी कोई दूसरा आया क्या? कभी इन्होंने किसी को लाने का प्रयास किया क्या? मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7 बार से ज्यादा केदार बाबा के दर्शन करने आ चुके हैं। और इस बार भी वो आना चाहते थे कि कपाट बंद होने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं आना चाहता हूं। तो मैंने जब उनको कहा कि यहां केदारनाथ का उपचुनाव इस घोषणा हो गई है और यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो भाइयों बहनों उन्होंने फिर वो इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, आदर्श आचार संहिता में क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना ठीक नहीं होता, लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, नहीं तो वो हर बार आते हैं, इस बार भी वो आते हैं। तो आप समझिए कि वो क्या केदार बाबा के बारे में उनके मन में किस प्रकार का भाव है। इस प्रकार से आज हमारा चाहे केदार धाम हो, चाहे यात्रा मार्ग हो, तेजी से आज तरक्की कर रहा है। और इसी को देखकर हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो अपने समय में कर नहीं पाए। वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं और इस विकास की गति को रोकने के लिए तमाम तरह की अफवाहें उड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी अफवाहों का जवाब मैं अपनी पिछली रैलियों में दे चुका हूं। मैंने उनको उसी समय कह दिया था, बाबा की सौगंध खा के मैंने वहां पर बोला था कि ये झूठ बोलते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और जब से मैंने ये बात करी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि इनकी सच्चाई भी जनता के सामने रख दी। जब से मैंने इनको जवाब दिया है तब से इनकी पोल खुली है, तो इनकी कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। इसलिए उषा आशा दीदी तुम रो मत, परेशान मत हो, सब लोग जानते, भली भांति लोग समझते, भली भांति जानते कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अपने शासनकाल में इन्होंने अवैध मजारे बनवा दी पूरे उत्तराखंड के अंदर, हली पीली चादरें चढ़वा दी, घुसपैठियों को बुला दिया, लैंड जिहाद को बढ़ा दिया। और आज ये लोग बाबा केदार की बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है, यात्रा निकालने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, कभी शिला की बात करने लगते हैं। आप भली बात ही जानते हैं, कोई यहां से शिला लेकर जाएगा तो उसका चित्र खींचेगा, दिखेगा, कहीं रखेगा। 2 दिन पहले ही हमारे सारे तीर्थ पुरोहितों ने, केदार सभा के लोगों ने सारे अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। भाई बहनों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, उससे राज्य की डेमोक्रेसी को भी आगे संकट पैदा हो गया है, एक चुनौती पैदा हो गई है। हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर अब हम वेरिफिकेशन ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड में जो भी रहने आएगा उसकी जांच कर देगा। आपने देखा होगा, आप अखबारों में आप देख रहे होंगे कि लगातार जिन्होंने तो पहले से भी भूमि कानून बना हुआ है, उस कानून को तोड़ा है, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने भूमि का खरीद फरोख्त की है, अगर वो प्रयोजन नहीं किया है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भूमि सरकार में निहित कर रहे हैं। और हम धर्मांतरण का कड़ा कानून लाए हैं, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई चलाई है। और 5,000 एकड़ आपने देखा होगा
5000 एकड़ जमीन जो अवैध कब्जा किया हुआ था लैंड जिहाद के तहत, उस 5000 एकड़ जमीन को हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है भाइयों बहनों। यह अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है, अभी आगे चलेगा। भाइयों बहनों, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।